हाय फ्रेंड, मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अन्य आकाशीय पिंड देखेंगे, जैसे कि उपग्रह, धूमकेतु, पुछल तारे और क्षुद्र ग्रह। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रहों के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। तो तारा जो होते हैं उनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ग्रह जो होते हैं उनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वो ताराओं के ऊष्मा से वो भी प्रकाशमान होते हैं, और ग्रह जो होते हैं तारा के परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और वो भी ताराओं के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मून। तो चंद्रमा जो होता है उसके बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि यह एक जीवाश्म ग्रह है। यह एक जीवाश्म ग्रह है और ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह है तो ये क्लियर है कि पृथ्वी का ही ये चक्कर लगाएगा। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में टोटल 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। वह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने के लिए टाइम जो लेता है वो 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। और वह अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर भी, ये धुरी पर भी जो घूमता है वो भी टाइम 27 दिन 8 घंटे ही है। तो इस क्रम में उसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों काल जो होता है टाइम, वो एक ही टाइम है। इसलिए हम पृथ्वी से उसके केवल 57% ही भाग हम देख पाते हैं। कहीं कहीं यह आंकड़ा जो होता है दोस्तों 59% देता है। तो कहीं कहीं यह आंकड़ा 59% देता है। चूंकि यह पृथ्वी का उपग्रह है और इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसका द्रव्यमान की बात करें, वेट की बात करें, तो वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है। ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व बल का बात करें तो वो 1/6 है। पृथ्वी का गुरुत्व बल का 1/6। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी वस्तु का जो वेट है, अगर पृथ्वी पर 600 kg है, पृथ्वी पर 600 kg है, तो चंद्रमा पे उसका 1/6 हो जाएगा, यानी 100 kg का वो हो जाएगा। किसी भी वस्तु का जो वेट पृथ्वी पर 600 kg है तो उसका 1/6 है, यानी कि उसका चंद्रमा पर वेट जो है वो 100 kg हो जाएगा। इसके बाद उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम लिबनिटीज पर्वत है। वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। किधर है? दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। अब यहाँ दो अंतरिक्ष यान है, लूना 1 और लूना 2। तो लूना 1 जो अंतरिक्ष यान है दोस्तों, वो चंद्रमा के करीब से वो निकल गया था। यानी जब इसको प्रक्षेपित किया गया था तो वो चंद्रमा की सतह के एकदम नज़दीक से गुजर के निकल गया। लेकिन लूना द्वितीय जो है, दूसरा लूना है, यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लूना द्वितीय हो जाएगा। लूना 1 जो है वो चंद्रमा की सतह के शायद बगल से निकल गया था, लेकिन लूना द्वितीय है वो उसकी धरातल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो मानव रहित था, उस पर मानव नहीं थे। अब आता है अपोलो 11। तो अपोलो 11 जो है प्रथम अंतरिक्ष यान जो है, जो कि मानव युक्त था, मानव को लेके गया था। उस पर 2 मानव थे, एक नील आर्मस्ट्रांग तथा दूसरा बज एल्ड्रिन, और ये दोनों यूएसए के थे। ये जो है 29 जुलाई 1969 के चंद्रमा के धरती पर उतरे थे, और वहाँ पर उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी लाए थे। तो मिट्टी के अध्ययन से पता चला है कि ये भी जो है पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के जन्म के समय का ही है, यानी ये भी 460 करोड़ वर्ष पुराना ही है। चंद्रमा जो है और पृथ्वी जो है दोनों का आयु सेम ही है।
उम्र सेम ही है, वो 460 करोड़ वर्ष है। और यहाँ पर चंद्रमा पर एक धातु बहुत अधिक मात्रा में मिला है जिसका नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिला है। अब इसके बाद सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है जिसको हम धूल का मैदान या शांति सागर के नाम से जानते हैं। वो चंद्रमा पर काले धब्बे वाला अंधकारमय क्षेत्र है। काले धब्बे वाला एक अंधकारमय क्षेत्र है। और अपोलो 11 जो उतरा था अंतरिक्षयान, इसी जगह पे उतरा था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरा था, जिसको शांति सागर या धूल का मैदान भी कहते हैं। यह काले धब्बे वाले एवं अंधकारमय क्षेत्र है। क्लियर हो गया। अब यहाँ हम जान चुके हैं कि पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी का ये चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने के क्रम में जब चक्कर लगा रहा होता है तो ये बहुत नज़दीक जब आता है तो उस समय में ये 14% से ज़्यादा बड़ा और 30% से अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चक्कर लगाने के क्रम में जब वह पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है तो वो अपने आकार से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला जब दिखाई पड़ता है तो उसको हम पेरिजोमून या फिर सुपरमून के नाम से जानते हैं। पेरिजोमून या सुपरमून के नाम से जानते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी 1979 में रिचर्ड नीले ने दिए थे, जो कि यूएसए के निवासी थे। 1979 में रिचर्ड नीले दिए थे, वो यूएसए के निवासी थे। और पहली बार जो है सुपरमून की घटना 1982 में देखी गई थी। कब देखी गई थी? 1982 में। और अगली जो है 25 नवंबर 2034 में दिखाई देगा। समझ गए। इसके बाद ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उनको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। और ब्लू मून ईयर, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होता है तो हम उसको ब्लू मून ईयर कहते हैं। एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होता है तो उसको हम ब्लू मून ईयर के नाम से जानते हैं। और एक और है ब्लड मून। तो ब्लड मून है जब चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा को देखने से जब वह लाल प्रतीत होता है तो हम उसको ब्लड मून के नाम से जानते हैं। समझ गए। उसको हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। तो हम चंद्रमा के बारे में जान गए, तो हम नक्षत्र मंडल के बारे में थोड़ा जान लेंगे। नक्षत्र मंडल जो है तारों के समूह की आकृति जो है वो नक्षत्र मंडल कहलाता है। यानी तारों के समूह जो है वो कुछ आकृति का निर्माण करती हैं, उस आकृति को हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। आर्सो मेजर या फिर बिग बियर इसी तरह के नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। और इसका एक भाग सप्तऋषि है। यानी आर्सो मेजर या फिर बिग बियर का एक भाग सप्तऋषि है, जिसको हम सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा को हम उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दिशा निर्धारण में प्राचीन समय में बहुत सहायक था और यह उत्तरी दिशा को निरूपित करता है। इसलिए इसको हम उत्तरी दिशा या फिर उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं, ध्रुव तारा। समझ गए। इसके बाद लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह। तो लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ आकाशीय पिंड हैं जो कि ग्रहों के साथ ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कुछ क्षुद्र ग्रह बहुत बड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के चट्टानों से टकरा जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह का एक क्षुद्र ग्रह के टकराने का परिणाम जो है महाराष्ट्र का लोनार झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है वो क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही इसका निर्माण हुआ है।
इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह 316(201) है, एक और क्षुद्र ग्रह 316(201) है, जिसको नासा ने 2015 में मलाला यूसुफजई का नाम दिया था। मलाला यूसुफजई के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया था। तो मलाला यूसुफजई के बारे में 2 शब्द जानेंगे। मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता थी और उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। और यह पाकिस्तान में महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए बहुत से इन्होंने प्रयास किए, बहुत जोरदार कोशिश किए और उसी क्रम में इन पे एक तालिबानी आतंकी हमले भी हुए थे। तो यह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। बाद में ये इनको इलाज किया गया और ये ठीक हो गई। समझ गए? तो इनके नाम से 316(201) नासा ने 2015 में इनके नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया था। और फोरवेस्टा जो है एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंख से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंख से देख सकते हैं, तो वो आपको आंसर होगा फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंख से देख सकते हैं। अब पूछल तारे और धूमकेतु, धूल, बर्फ तथा हिमानी के गैसों से निर्मित आकाशीय पिंड को हम पूछल तारा या धूमकेतु के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से दूर अंधेरे में रहते हैं और इनका पूछ जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पूछल तारों का पूछ किस तरह होता है, तो सूर्य के हमेशा विपरीत होता है। और हेली पूछल तारे जो हैं वो इसी तरह के पूछल तारे का एक उदाहरण है। हेली पूछल तारे जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ते हैं। तो पहली बार 1986 में दिखाई दिए थे, तो उसके 76 वर्ष बाद यानी अगली बार 2062 में दिखाई देंगे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। उल्का पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनको हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। और कभी कभी ये आकार में बहुत बड़े होते हैं तो वे पृथ्वी पर गिर जाते हैं, वो भी एक गड्ढे का निर्माण करते हैं और उसी तरह वो भी झील का निर्माण करने में ये सक्षम है, झील का निर्माण कर सकते हैं। और ये पृथ्वी के बहुत छोटे आकार में कुछ जो हैं बहुत छोटे आकार में होते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर जल जाते हैं। तो कभी कभी हम रात्रि के समय हम देख सकते हैं आकाश में कि कुछ घर्षण से हमको एकाएक चमकीला प्रतीत होता है और तुरंत विलीन हो जाता है। वही है क्या? उल्का पिंड। समझ गए? तो अब हम जानेंगे बौने ग्रह यम या प्लूटो के बारे में। हम पहले जानते थे कि ग्रहों की संख्या जो है वो 9 थी। पहले ग्रहों की संख्या टोटल 9 थी, अभी घटकर 8 हो गया है। तो 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो या यम था, उसको हटा के एक बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। तो बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो इसके बारे में हम ये जानकारी लेंगे कि प्लूटो या यम था जो 9वां ग्रह था और इसके खोजकर्ता जो थे वो 1930 में क्लाइड टॉमवेग ने किया था। क्लाइड टॉमवेग ने किया था और इसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का बैठक हुआ और उसमें 75 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। 75 देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया और उसमें यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी लास्ट बिहार पुलिस एसआई जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछ दिया गया था कि प्लूटो की ग्रह की श्रेणी का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था, तो यही ऑप्शन दिया था 2006। ये ऑप्शन वो डेट नहीं दिया था 2004, 5, 6, 7 ऐसे करके दिया था, तो वो आंसर हो जाएगा 2006। इसको ग्रह की दर्जा समाप्त करके एक बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। तो बौने ग्रह का जिस श्रेणी में रख दिया गया था उसका नामकरण नया नाम जो है 134340 है। 134340। तो उसमें जो सम्मेलन हुआ उसमें ग्रह का नया परिभाषा निकल के बाहर आया। तो परिभाषा हम आइए देख लेंगे कि ग्रह जो है उनका अपना गुरुत्व होना चाहिए। उनका अपना गुरुत्व होना चाहिए, वो विशाल होने चाहिए, गोलाकार होने चाहिए। तो इतने सभी उनमें जो है कंडीशन फुलफिल करता है प्लूटो में।
सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सही है, करता है। कक्षा वृत्तकार होना, तो प्लूटो की जो कक्षा है वो वृत्तकार नहीं है, ये फुलफिल नहीं करता है। दूसरा, पड़ोसी ग्रह का रास्ता नहीं काटना, तो ये भी फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि वह वरुण की कक्षा को कट कर रहा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। समझ गए दोस्तों? तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।